Hello everyone. So we are back with another video in the series of contemporary examples for ethics and essay for answer writing. This video will contain contemporary news and happenings which will be helpful in your enrichment of your answer. Okay, so let's start the video. Okay, so first news जो है वो पतंजलि जो कंपनी है उससे रिलेटेड है. इसको थोड़ा एक बार जस्ट इसका पढ़ लेते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिकॉर्डेड Patanjali Ayurveda submission that it has instructed its exclusive and franchisee stores to remove its 14 herbal medicines whose license were suspended from their shelves. ये एक्चुअली केस जो है ये जो पहले इनके ऊपर पतंजलि के ऊपर ही केस लगा था मिसलीडिंग एड्स का. ओके या जिसको फॉल्स एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं. ठीक है, उससे रिलेटेड ही केस है. ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो मिसलीडिंग एड्स का केस और जो फॉल्स एड्स जो हैं फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स उनका केस जो है ये पहले भी एक्चुअली इसी से ही रिलेटेड कुछ केसेस हो चुके हैं जो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से लिख रखे हैं. जैसे पहला केस है CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी जिसमें ये पता लगा कि हनी ऑफ सेवरल मेजर ब्रांड्स इन इंडिया फाउंड अडल्ट्रेटेड विद शुगर सिरप. कि हनी के नाम पे हनी में ही शुगर सिरप मिलाया जा रहा था विच इज़ बैड फॉर हेल्थ. ठीक है, एंड ऐसे ही काफ़ी साल पहले 2015 में एक वॉक्स वैगन का स्कैंडल हुआ था जिसे डीजल गेट या एमिशन गेट स्कैंडल भी कह देते हैं. उसमें क्या था, इंटेंशनली प्रोग्राम्ड इंजन्स लगाए गए थे. ठीक है, जो पॉल्यूशन रिलेटेड जो चेकिंग्स होती हैं उस टाइम पे वो इंटेंशनली वो मतलब ऐसे प्रोग्राम्ड होते हैं कि वो रीडिंग्स जो हैं पॉल्यूशन रीडिंग्स वो कम दिखा देते हैं. बट एक्चुअली जब नॉर्मली जब वो उनको ड्राइव किया था यूज़ किया था उन इंजन्स को तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. ओके, तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है इसी से रिलेटेड तो आपको पतंजलि का मिसलीडिंग एड्स लिख देना है जनरली. ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है. मिसलीडिंग एड्स. ठीक है, CSE की स्टडी जिसमें मेजर जो हनी ब्रांड्स हैं शुगर सिरप एंड जस्ट दीज टर्म्स डीजल गेट एंड एमिशन गेट. ठीक है, वॉक्स वैगन स्कैंडल लिखना है तो आप लिख सकते हो. ज़्यादा इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है कि इंजन्स थे वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतना टाइम रहता भी नहीं है. ठीक है, ओनली दीज पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा. मिसलीडिंग एड्स बाय पतंजलि एंड दिस स्टडी एंड डीजल गेट एमिशन गेट, दैट्स इट. ओके, अब इसको कैसे एथिक्स में कैसे यूज़ करना है. ये सबसे पहले तो इंटीग्रिटी में यूज़ हो सकता है. लैक ऑफ फाउंडेशन वैल्यूज़. ठीक है, डिलेमा जो है उसके केसेस में आ सकता है प्रॉफिट वर्सेस कॉमन गुड. पर्सनल प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, कॉमन गुड जो है वो उसकी परवाह नहीं है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी आ सकता है यही एग्जांपल्स तीनों. ठीक है, इसी का ही एक गुड एग्जांपल जो है वो टाटा कंपनीज हमेशा एथिकल वैल्यूज़ पे ही अपना प्रोडक्ट बनाती हैं. ठीक है, ना कि प्रोडक्ट, बाकी वो उनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो तरीका है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है. जैसे कोविड के टाइम पे टाटा ने ये इंश्योर किया था कंपनी ने कि भाई किसी भी जो एम्प्लॉय है उसे सस्पेंड ना किया जाए या उसे ड्रॉप नहीं किया जाए. ठीक है, कुछ सैलरी कुछ जो थे एम्प्लॉयज़ उनकी काट ली गई थी, वर्क फ्रॉम होम वगैरह दिया गया था. ठीक है, बट किसी को भी ऐसे निकाला नहीं गया था. ओके, नाउ सेकंड न्यूज़. एक्चुअली न्यूज़ के डायरेक्टली ऐसे रिलेटेड नहीं है, ये मैंने दो न्यूज़ यहाँ पे रखी हैं. इसराइल स्ट्राइक्स फोर्थ गाज़ा स्कूल इन 4 days किलिंग 10. यहाँ पे क्या, इसराइल की जो मिज़ाइल है वो एक स्कूल पे गिरी है. ऐसे ही सेकंड न्यूज़ भी है. सेकंड न्यूज़ क्या है ये इसका मैं जस्ट बता देता हूँ कि एक रशियन मिज़ाइल है. ठीक है, वो टारगेट की गई थी, वो टारगेट एक्चुअली कहीं भी की गई थी बट वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो था यूक्रेन में
उसके ऊपर आके गिरी। यहाँ पे एक स्कूल के ऊपर मिसाइल गई, यहाँ पे एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे मिसाइल गई। ठीक है, दोनों वॉर चल रहे हैं, इसराइल गाज़ा वाला, ठीक है, रशिया यूक्रेन वाला वॉर। ठीक है, रशिया इसराइल गाज़ा वाले में स्कूल पे गिरी, रशिया यूक्रेन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे गिरी। ठीक है, ये 1-2 दिन के गैप में ही है दोनों न्यूज़। ठीक है, अब इसको लिंक कैसे करना है, कैसे लिंक्ड है एथिक्स से, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे भी हैं उसमें ये है कि अगर वॉर भी हो रहा है तो इनोसेंट पीपल शुड नॉट सफ़र एट ऑल। ठीक है, बच्चे जो हैं उनकी क्या गलती है, स्कूल में जो हॉस्पिटल हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, ठीक है, उसमें पेशेंट्स की क्या गलती है, जो कॉमन इंसान है उसकी क्या गलती है। ओके, अब इसमें इंडिया जो है वो किस तरीके से एथिक्स दिखाता है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ मैंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं। इंडिया डोनेटेड वीट टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन अफ़गानिस्तान। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू अफ़गानिस्तान को वीट प्रोवाइड किया। ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है, 2023 की। ठीक है, फिर दूसरा है इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री वाला जो इनिशिएटिव था। काफ़ी ऐसे वल्नरेबल काफ़ी सारे नेशंस हैं, स्मॉल नेशंस हैं। ठीक है, वो ऐसे नेशंस हैं जहाँ ना तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू वैक्सीन बनाई जा सकती है और ना ही वो कहीं से प्रोक्योर कर सकते हैं, कहीं से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ना तो R&D कर सकते हैं, ना ही परचेज़ कर सकते हैं। R&D के थ्रू वैक्सीन डेवलप भी नहीं कर सकते और परचेज़ भी नहीं कर सकते। तो उस केस में इंडिया ने 160 नेशंस को, कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड करवाई। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। ठीक है, तो अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया इस श्लोक पे अपने एथिक्स जो हैं वो इस श्लोक से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुख से रहें, पीसफुली रहें, हैप्पी रहें, जॉयफुल। सर्वे सन्तु निरामया मतलब कोई इलनेस ना हो, हेल्दी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब भी आपके पास ये टॉपिक आता है एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, आप ये वॉर का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रेफ्यूजीज़ का जो है उसका एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी यूनाइटेड किंगडम से जो है रवांडा की तरफ जो माइग्रेंट्स हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनको भेजने का प्लान चल रहा था। ऐसे रोहिंग्यास जो हैं उनका आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब इसमें इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है या इंडिया क्या रोल प्ले करता है, कैसे एक रोल मॉडल है, उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं। ये श्लोक आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है, जो हमारे राहुल द्रविड़ हैं, हमारे क्रिकेट टीम के फॉर्मर हेड कोच। ठीक है, अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके कोच थे राहुल द्रविड़। ठीक है, अब इसमें न्यूज़ क्या है, राहुल द्रविड़ से नो टू द एक्स्ट्रा 2.5 करोड़ बोनस। एक्चुअली बात क्या थी कि 2.5 करोड़ तो हर कोच को मिलने थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक न्यूज़ कवर कर रखी है कि लेकिन जो राहुल द्रविड़ हैं उनको 5 करोड़ देने के लिए कहा गया। बट राहुल द्रविड़ सेड, राहुल द्रविड़ हैज़ इंसिस्टेड ऑन पेइंग party with his assistants. Of the 125 crore BCCI windfall to the team, the head coach यानी राहुल द्रविड़ sir and was to get 5 crore. But Rahul Dravid reportedly wanted exactly what other coaches were getting, यानी कि 2.5 करोड़। उनको मतलब ये BCCI ने सजेस्ट किया था कि उनको 5 करोड़ दिया जाए, बट ही सेड कि जो बाकी के जो कोचेज़ हैं उनको जितना मिल रहा है उतना ही मुझे मिलना चाहिए, यानी कि 2.5 करोड़। ठीक है, अभी क्या चीज़ दिखाता है, ड्यूटी, जस्ट अ मिनट। अब ये क्या चीज़ दिखाता है, सबसे पहले तो ड्यूटीफुलनेस। ठीक है, निष्काम कर्म।
कि हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कोई अवार्ड सीकिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कि यानी कि आवर एक्शंस शुड नॉट बी ड्रिवन बाय द आउटकम और द रिटर्न्स दैट वी विल गेट। ठीक है, हमारी ड्यूटी है, हमें करना है, दैट्स इट। आजकल काफ़ी आईएएस आईपीएस या जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हर काम को हाईलाइट करते हैं कि दिस इज़ डन बाय मी, दैट एक्टिविटी या दैट इनिशिएटिव वाज डन बाय मी। तो वो जो है वो निष्काम कर्मा जो है उसके अगेंस्ट है, या उन्हें रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में एक आईपीएस है, आईएएस है, आईएएस पूजा, उनके पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिली हैं, काफ़ी सारी एसेट्स मिली है करोड़ों में। ओके, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो रिवॉर्ड सीकिंग होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है ब्लड डोनेशन का। ठीक है, ब्लड डोनेशन का एक्चुअली क्या है, ये भी निष्काम कर्म में ही आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको इसके रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं। ऐसे यहाँ पे एक चीज़ मैंने कर रखी है, उपनिषद में ये लिखा हुआ है, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम माया, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम माया, माया से डिटैच हो जाओ, सिर्फ अपना काम करो। ठीक है, जो अपना धर्म है उस पर फोकस करो, माया से डिटैच हो जाओ। ओके ना, अभी जो हमने निष्काम कर्म वाला जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी के ही कुछ और एग्जाम्पल कर देते हैं। ठीक है, जो रिवॉर्ड सीकिंग एटीट्यूड नहीं है उनके ही कुछ और एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ अब्दुल कलाम आज़ाद, आवर फर्स्ट एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर। आज़ादी के बाद ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही रिफ्यूज भारत रत्ना, arguing those who select awardees should not themselves be recipient। इन्होंने भारत रत्न को रिफ्यूज़ कर दिया लेने से। क्यों? क्योंकि ही सेड कि जो अवार्डीज़ को सिलेक्ट करते हैं वो खुद रेसिपिएंट नहीं बनने चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। ही बॉट अ फिएट कार ऑन लोन। ठीक है, उन्होंने एक फिएट कार ली लोन पे। आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ पेड द लोन फ्रॉम द पेंशन। यार वो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कार ली, वो भी लोन पे। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उनको जो कार चाहिए होगी वो सीधा बोलेंगे और आ जाएगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही टुक अ कार, ही बॉट अ कार ऑन लोन। यही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है। फिर उसके बाद वो भी लेने के बाद आफ्टर 1 or 2 months आफ्टर बाइंग दिस कार, ही डाइड। आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ सेड कि भाई जो भी लोन है वो पेंशन से ही पे किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी का ही इंटीग्रिटी ड्यूटीफुलनेस का जो है एक और भी एग्जाम्पल है कि किस तरीके से रूल बाउंड रहते थे। कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे जो है वो एक बार अपनी मतलब जो उनकी ऑफिशियल कार है उसे किसी पर्सनल काम के लिए ले गए थे। जब वो कार वापस लेके आए उनके बेटे, तब उन्होंने पहले तो अपने बेटे को समझाया कि पर्सनल काम के लिए ऑफिशियल कार नहीं यूज़ करनी है। एंड देन जो भी उसका खर्चा या किराया जो भी लगा एक्सपेंसेस उस गाड़ी को लाने में ले जाने में, फ्यूल वगैरह का जो भी था वो उन्होंने गवर्नमेंट अकाउंट्स में जमा भी कराया था, पैसे भी उसके भरे थे। ठीक है, नाउ फिफ्थ स्लाइड। अब ये क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट की ही एक इनिशिएटिव है, यानी कर्नाटका गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, नावू मानुजारू, टू इनकलकेट सोशल हार्मनी अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब किस तरीके से मैंने थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये बॉक्स मैंने बना रखा है, सिंपली आपको इस पर फोकस करना है। दिस इनिशिएटिव व्हाट इट इज़ फॉर डिस्कशन एंड डायलॉग्स फॉर 2 hours पर वीक, 2 hours पर वीक, जस्ट मोमेंट, 2 hours पर वीक। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, 1 period फॉर वैल्यू एजुकेशन एंड 2 period फॉर SUPW हैव बिन एडजस्टेड। ओके, अब इसमें बाकी ये देख लेते हैं कि ये एथिक्स से कैसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरी न्यूज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको ये वाला जो नाम है, नावू मानुजारू इनिशिएटिव बाय कर्नाटका गवर्नमेंट, दैट्स इट। ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर वैल्यू एजुकेशन।
वैल्यू एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है? रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और मैंने ऐसे रैंडमली लिख रखा है, जस्ट अ मोमेंट। तो सबसे पहले ये है जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में रिलीज़ हुई थी उसका एक पार्ट है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमारे करिकुलम में होना चाहिए। ऐसी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? जापान में। ठीक है, जापान में जैसे क्लीन क्लासरूम्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपने जो क्लासरूम्स हैं उन्हें क्लीन करते हैं। ठीक है, टॉयलेट वगैरह बच्चों को खुद ही सिखाया जाता है कि अपने स्कूल के टॉयलेट जो हैं वो साफ़ किए जाएँ, खुद ही बच्चे ही करते हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी टाइम पहले एक एग्जाम्पल भी था, मतलब एक इंसिडेंट हुआ था कि एक फुटबॉल मैच हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे जापानीज़ भी थे, बाकी नेशनल्स भी थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब सब ने इन्जॉय किया एंड देन जैसे ही मैच ख़त्म हुआ उसके बाद जितने भी बाकी सारे देश के जो लोग थे वो चले गए, जापानीज़ वहीं पे ही रुके, पूरा जो स्टेडियम था उसे साफ़ किया, देन उसके बाद वो गए। सो दिस शोज़ द वैल्यू एजुकेशन। ओके, उनके करिकुलम में जो वैल्यू एजुकेशन का जो पार्ट है, ठीक है, उन्हें जो सिखाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो उसमें है। जैसे दलाई लामा जो हैं, उनका अभी कुछ दिन पहले बर्थडे था, तो उस पर एक आर्टिकल आया था। तो उसी आर्टिकल में से छोटा सा एग्जर्ट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है कि हिज अप्रोच, हिज मतलब दलाई लामाज अप्रोच कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द 20th सेंचुरी एजुकेशनिस्ट जॉन जॉन डेवी हु कंसिडर एजुकेशन एज सोशल प्रोसेस। यानी कि सोशल प्रोसेस, एजुकेशन जो है सोशल प्रोसेस, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से नहीं बाकी जगह से भी जो है ये मिलेगी, एजुकेशन जो है ये इन्फ्लुएंस होती है। अब इसी के अगेंस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि भाई किस तरीके से इंडिया में कुछ इश्यूज़ हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। कुछ दिन पहले, सॉरी लास्ट ईयर, ये एक न्यूज़ आई थी, 2 दलित बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स मेड टू क्लीन स्कूल टॉयलेट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे थे, दलित जो थे, उनसे टॉयलेट साफ़ करवाया गया। ठीक है, टॉयलेट साफ़ जापान में भी कराया जाता है, उन्होंने भी करवाया, बट प्रॉब्लम क्या है, जापानीज़ जो है उनके करिकुलम में है वो इक्वालिटी जो है वो ऐसे कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कास्टिज़म पे। यहाँ पे दलित स्टूडेंट से करवाएगा। इवन ये जो न्यूज़ है इसमें जो प्रिंसिपल थे स्कूल के उनको सस्पेंड भी किया गया था, तमिलनाडु के जो स्कूल के थे प्रिंसिपल, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। ऐसे ही अभी लास्ट ईयर गुड़गांव के स्कूल की बात है, जहाँ एक मुस्लिम स्टूडेंट जो था उसने कोई गलती की थी एंड बाकी स्टूडेंट्स को कहा गया था उसे थप्पड़ मारने को। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। ओके, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे जापान का आप केस स्टडी दे सकते हो। ठीक है, और क्या नाम है, किससे इन्फ्लुएंस है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, दलाई लामा जो है उनका आप एग्जांपल दे सकते हो। वहीं क्या इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ में आप ये जो तमिलनाडु वाला एग्जांपल है ये आप दे सकते हो। अब इसी में ही जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसमें आप एक एग्जांपल और डाल सकते हो, वो है दिल्ली गवर्नमेंट का हैप्पीनेस करिकुलम। ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी हैप्पीनेस करिकुलम क्या है? ये मतलब एक तरीके से इसका पर्पस क्या है, मतलब कॉन्फिडेंट, माइंडफुल, रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी इंडिविजुअल्स को मतलब डेवलप करने का इनका एक पर्पस है इस करिकुलम के थ्रू। ठीक है, हारमोनियस सोसाइटी ताकि डेवलप हो पाए, मतलब कि एक इनिशियल ईयर्स जो हैं स्टूडेंट के वही एक अच्छी तरीके से डेवलप किए जाए ताकि वो आगे जो उनका डेवलपमेंट है वो बहुत ही हारमोनियस सोसाइटी की तरफ बढ़ता जाए। ओके, सो लेट्स एंड दिस डिस्कशन विद अ कोट। सो ये कोट है, द एजुकेशन एजुकेशन इज़ द किंडलिंग ऑफ द फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ द वेसल, बाय सोक्रेट्स। ठीक है, इस
कोड को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आजकल हमारे इंडियन स्कूलिंग सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें रूट लर्निंग का जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। रूट लर्निंग का इसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल है इसमें, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा जो ख़राब चल रहा है उसमें। बच्चा जो है वो सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकलेगा, 2 बजे स्कूल से छूटेगा, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी है, ठीक है। देन उसके बाद वहीं पे ही वो 3-4 घंटे और शाम को 6 बजे आएगा। देन फिर उसके बाद वो गेम्स खेलने, स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाएगा, 8 बजे घर आएगा। तो वो फैमिली के साथ कितना टाइम बिता रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर वहीं पे ही अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स में क्या है, सिर्फ ग्रेड या मार्क्स, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको नहीं प्रायोरिटी दी जाती, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट जब निकलता है उसके अंदर एक प्रेशर होता है, वो फिर आईआईटी जेई करने के लिए कोटा जाता है, वहाँ पे फिर सुसाइड केसेस होते हैं। ओके, सो एजुकेशन इज़ द किंडलिंग ऑफ द फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ द वेसल। यानी कोई ऐसा घड़ा नहीं है जिसके अंदर भरते जाएंगे, ठीक है। एजुकेशन का मतलब वो नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।